सच है विपत्ति जब आती है, बस कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की सुंदर पंक्तियां। और आज का क्लास दोस्तों वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ सॉइल पीएच एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। इसी का आज जो है कि पार्ट टू हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। कुछ चीजें हमने बता दी थी और कुछ चीजें जो है कि इस टॉपिक का रह गया था, तो उसको हम लोग जो है कि आज कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट टू। चलिए ओके। तो हमने आपको जो है कि कल कंसेप्ट ऑफ सॉइल पीएच और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल पीएच, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल पीएच, ये सारा कुछ पढ़ा दिया था। अब हम लोग आज बात करेंगे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की। ठीक है, कि पीएच का क्या रोल है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में, किस पीएच पे कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है और कौन सा न्यूट्रिएंट नॉट अवेलेबल हो जाता है, यानी अनअवेलेबल हो जाता है। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर मोर एज पीएच रेंज 6 to 7 एक्सेप्ट मॉलिब्डेनम। तो दोस्तों यहां लिखा हुआ है कि जो अवेलेबिलिटी है प्लांट न्यूट्रिएंट्स का, वो जो है कि 6 to 7 पीएच पे ज्यादा अवेलेबल होता है। मोस्टली प्लांट न्यूट्रिएंट्स 6 से 7 पीएच पे अवेलेबल हो जाते हैं, मॉलिब्डेनम को छोड़ करके। मॉलिब्डेनम हाई पीएच पे अवेलेबल होता है, लो पीएच पे अवेलेबल नहीं होता है। न्यूट्रल से लेकर के हाई पीएच पे मॉलिब्डेनम जो है कि अवेलेबल होता है। न्यूट्रल पे भी नहीं होता है, हाई पीएच पे होता है मॉलिब्डेनम। चलिए दोस्तों समझते हैं कि नाइट्रोजन के लिए कौन सा पीएच कंडीशन चाहिए। तो वन ऑफ द की सॉइल न्यूट्रिएंट्स इन नाइट्रोजन, प्लांट कैन टेक अप नाइट्रोजन इन अमोनियम और नाइट्रेट फॉर्म। ठीक है, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रोजन, की न्यूट्रिएंट्स है। प्लांट जो है कि नाइट्रोजन को अमोनियम के फॉर्म में लेते हैं या फिर नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो जो वाटर लॉगिंग प्लांट होते हैं दोस्तों, सबमर्ज कंडीशन में, वाटर लॉगिंग कंडीशन में कुछ प्लांट जो है कि नाइट्रोजन को अमोनियम के फॉर्म में अपटेक करते हैं। जैसे व्हीट हो गया, सॉरी राइस हो गया और शुगर केन हो गया। कुछ प्लांट जो है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल पीएच पे माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होती है और वहां पे नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस अच्छा होता है। माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्रेट इज रैपिड। न्यूट्रल पीएच पे यानी 7 पीएच पे माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छे होने के कारण अमोनियम से नाइट्रेट में कन्वर्जन आराम से हो जाता है, यानी कि नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से होती है, जिसके वजह से नाइट्रोजन जो है कि न्यूट्रल पीएच पे आसानी से मोस्टली प्लांट को अपटेक हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्जन अमोनियम से कहलाता है दोस्तों नाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रेट का बनना, अमोनियम का कन्वर्जन नाइट्रेट में होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और ये जो है कि न्यूट्रल पीएच पे बहुत ही बेहतरीन होता है और फास्ट होता है। ठीक है, इन एसिड सॉइल पीएच लेस देन 6 nitrification is slow and plant with the ability to take up ammonium may have an advantage। ठीक है, तो लो पीएच पे क्या होता है कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस लो हो जाता है। दोस्तों आपको अंदर की अगर बात बताएं तो नाइट्रिफिकेशन के समय जो है कि 2 बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अमोनियम कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में और नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। तो उसके लिए 2 बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होता है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा होता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास अमोनियम को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो दोस्तों लो पीएच पे, कम पीएच पे जो है कि नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास, इनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इनकी सर्वाइवेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ऑन फास्फोरस। तो द फॉर्म एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल फास्फोरस इज हाईली पीएच डिपेंडेंट। जो फास्फोरस का फॉर्म है और अवेलेबिलिटी है वो हाईली पीएच डिपेंडेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि एसिड सॉइल में फास्फोरस का कौन सा फॉर्म अपटेक होता है और स्लाइटली एसिडिक में कौन सा फॉर्म होता है, ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन में कौन सा फॉर्म अपटेक होता है। ये दोस्तों इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ये बड़े बड़े एग्जामों के क्वेश्चन है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी जो है कि पूरी तरीके से पीएच डिपेंडेंट है, पीएच के ऊपर ही फास्फोरस की अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। जब सॉइल आपका न्यूट्रल से लेकर के सैलाइन अल्कलाइन होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, तो उस समय फास्फोरस जो है कि HPO4 फॉर्म में मोस्टली अपटेक होता है, ठीक है। स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशन में फास्फोरस HPO4 फॉर्म में अपटेक होता है। और जब पीएच आपका लो होता है, 7 से पीएच आपका कम होता है, जब पीएच लो होती है, एसिडिक कंडीशन, स्लाइटली एसिडिक कंडीशन डेवलप होती है, तो उस समय फास्फोरस के दो फॉर्म HPO4 2 माइनस एंड H2PO4 1 माइनस, इस फॉर्म में जो है कि फास्फोरस अवेलेबल होता है प्लांट को। तो फास्फोरस का दोस्तों 3 फॉर्म है जनरली अवेलेबिलिटी का, एक है HPO4 2 माइनस फॉर्म, दूसरा H2PO4 सिंगल माइनस और तीसरा PO4, ठीक है, PO4 ट्रिपल माइनस फॉर्म। तो जनरली जो है कि फास्फोरस HPO4 फॉर्म H2PO4 फॉर्म में अपटेक हो जाता है। एट हायर एसिडिटी, ज्यादा एसिडिक कंडीशन में H2PO4 आयंस टेंड्स टू डोमिनेट। हायर एसिडिक कंडीशन में जो है फास्फोरस H2PO4 1 माइनस फॉर्म में अपटेक होता है। दोस्तों इसको बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि पूरे आपके एग्रीकल्चर करियर में कहीं ना कहीं जरूर आने वाला है। चाहे आप कोई एग्जाम देने चले जाएं, चाहे कोई आप इंटरव्यू देने चले जाएं, इंटरव्यूअर का ये जो है कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर फास्फोरस अवेलेबिलिटी से क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यूअर, तो वो यही पूछते हैं कि भाई एसिडिक कंडीशन में फास्फोरस का कौन फॉर्म अपटेक होता है, स्लाइटली अल्कलाइन कंडीशन में कौन सा होता है, और न्यूट्रल कंडीशन में फास्फोरस का कौन सा फॉर्म अपटेक होता है। क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो लेस मोबाइल है, ई मोबाइल है, बहुत ही कम मूव करता है, इसकी मोबिलिटी बहुत ही कम होती है, और फास्फोरस अवेलेबल आसानी से नहीं होता है। फास्फोरस कंपाउंड के फॉर्म में सॉइल में पड़ा रहेगा, लेकिन पौधे को नहीं मिलेगा। तो फास्फोरस से क्वेश्चन बहुत उठता है दोस्तों। अब देखते हैं, बिटवीन 6 to 7 pH फास्फोरस फिक्सेशन इज एट मिनिमम एंड अवेलेबिलिटी टू हायर प्लांट इज मैक्सिमम। 6 से 7 pH में फास्फोरस का फिक्सेशन क्या होता है, कम हो जाता है, और हायर प्लांट में अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि फास्फोरस भी न्यूट्रल पीएच कंडीशन में आसानी से प्लांट को मिल जाता है। चलिए न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम की बात कर लेते हैं। तो पोटेशियम का जो चार्ज होता है दोस्तों K+ होता है, ठीक है। ये जो है कि क्ले पार्टिकल्स के ऊपर स्पेसिफिक साइट के ऊपर प्रेजेंट होता है, क्ले पार्टिकल्स के ऊपर अटैच रहता है, ठीक है। और लोअर फास्फोरस अपटेक होता है एसिडिक कंडीशन में। अगर एसिड कंडीशन हो गई तो पोटेशियम की बात हो रही है, पोटेशियम जो है कि एसिडिक कंडीशन में अपटेक नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज आयन है, और ये जो है कि किसी निगेटिवली चार्ज आयन के ऊपर अटैच होता है। तो लो पीएच जब होगा दोस्तों, तो लो पीएच के समय जो है कि H+ आयन बढ़ेगा सॉइल में, और H+ आयन बढ़ेगा तो वो H+ आयन उस एनायंस के ऊपर, निगेटिव चार्ज के ऊपर खुद बैठा होगा। तो जब H+ आयन बैठा होगा तो वहां पे पोटेशियम कहां से बैठ पाएगा? पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो एसिडिक कंडीशन में पोटेशियम की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। दिस सिचुएशन इज थॉट टू बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल एल्यूमिनियम दैट ऑक्युपाइज द बाइंडिंग साइट, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि सॉल्युबल एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड, ये जो है कि दोनों बाइंडिंग साइट के ऊपर खुद प्रेजेंट होते हैं। और आयरन और एल्यूमिनियम क्या करते हैं, इनको जो है कि स्पेसिफिक ऑक्साइड बोला जाता है दोस्तों, और ये जो है कि H+ आयन रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये जो है कि दोस्तों सेकेंडरी एलिमेंट है हमारे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है 7 pH पे, यानी न्यूट्रल pH पे कैल्शियम और मैग्नीशियम इजिली अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। काफी न्यूट्रल सब्सटेंस भी माना जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम को, ठीक है। सल्फेट, सल्फर,
द प्लांट अवेलेबल फॉर्म ऑफ S इज लिटिल अफेक्टेड बाय सॉइल पीएच। सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो सॉइल पीएच से बहुत ही कम अफेक्ट होता है। पीएच कम हो ज्यादा हो, सल्फर को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम जो है कि बिल्कुल न्यूट्रल पीएच पे अवेलेबल होता है और सल्फर को पीएच के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ज्यादा ही पीएच डाउन हो गई या ज्यादा पीएच हाई हो गई तभी सल्फर अवेलेबल नहीं होगा। बाकी जो है कि बीच वाले कंडीशन में स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली अल्कलाइन में भी सल्फर अपटेक हो सकता है और न्यूट्रल में तो होगा ही। चलिए अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जिंक एंड बोरॉन टेंड्स टू डिक्रीज एज सॉइल पीएच इंक्रीज। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है जैसे ही सॉइल पीएच बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि न्यूट्रल पीएच से ऊपर अगर सॉइल पीएच जाना लगेगा, 7 से अगर पीएच ऊपर होना शुरू हो गया तो माइक्रोबियल एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, इनकी जो है कि अवेलेबिलिटी घट जाएगी, इनकी अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूसिंग अवेलेबिलिटी डिफर ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो जो है कि प्रत्येक न्यूट्रिएंट्स के ऊपर निर्भर करता है, बट कैन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ लो सॉल्युबिलिटी कंपाउंड, ग्रेटर रिटेंशन बाय सॉइल सॉलिड। ठीक है, कुछ लो सॉल्युबिलिटी कंपाउंड वाले एलिमेंट होते हैं तो उनका जो है कि रिटेंशन होता है, सॉइल कोलाइड्स के ऊपर वो अटैच होते हैं। इसके वजह से जो है कि हाई पीएच कंडीशन में, ज्यादा पीएच कंडीशन में जो है कि अवेलेबल नहीं हो पाते। ठीक है, मॉलिब्डेनम बिहेव काउंटर टू ट्रेंड डिस्क्राइब अबव। मॉलिब्डेनम भी दोस्तों जो है कि एक्सेप्शन केस है। मॉलिब्डेनम भी न्यूट्रल पीएच पे अपटेक नहीं होता है। न्यूट्रल पीएच पे अपटेक ना होकर के ये जो है कि प्लांट अवेलेबिलिटी इज लोअर अंडर एसिड कंडीशन। हाई पीएच पे मॉलिब्डेनम आपका हाई पीएच पे अपटेक होता है। ठीक है, और एसिड कंडीशन में इसकी अवेलेबिलिटी घट जाती है। तो न्यूट्रल पीएच पे एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूट्रल पीएच पे अपटेक नहीं होता है या न्यूट्रल पीएच पे इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जबकि पीएच बढ़ता है तो मॉलिब्डेनम आराम से अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों मॉलिब्डेनम की कमी से गोभी में एक बीमारी होती है जिसको विप्टल बोलते हैं, विप्टल डिजीज इन कॉलीफ्लावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने जो है कि अपने थंबनेल में भी लगाया हुआ है ये चार्ट। तो प्लांट अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू सॉइल पीएच, यहाँ पे पीएच वैल्यू है। ठीक है, ये बीच में पीएच जो आपका न्यूट्रल है, ये बीच में ये पूरा का पूरा पीएच स्केल है नीचे आपका, और बीच में आपका न्यूट्रल पीएच है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये हमारा जो है कि पीएच स्केल है यहाँ तक। ये बीच में न्यूट्रल पीएच 6.5 से लेकर 7.5, बाकी हाई पीएच 8, 8.5, 9, 9.5, और यहाँ पे लो पीएच 6, 5.5, 5, 4.5 एंड 4। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनको अगर हम देखेंगे दोस्तों तो ये जो है कि 6.5 से लेकर के 7.5 पीएच तक आराम से अवेलेबल होते हैं। और अगर हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में जाएंगे, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है हमारे। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की तरफ बढ़ेंगे तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आते हैं। तो सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी हमारे जो है कि 7 से लेकर के 8 पीएच पर आराम से अवेलेबल होते हैं। सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये हमारे जो है कि ये भी न्यूट्रल पीएच पे आराम से अवेलेबल होते हैं। अब देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के केस में ऐसा नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है कि किस पीएच पे अवेलेबल होता है, 5.5 से लेकर के 6.5, यानी स्लाइटली एसिडिक, ज्यादा एसिडिक नहीं, ज्यादा एसिडिक देखिए 5 से नीचे डाउन हो जा रहा है, 5 से ऊपर यानी 5.5, 5 से लेकर के 6.5, यहां तक जो है कि आयरन, मैग्नीज, बोरान, कॉपर और जिंक, इनकी अवेलेबिलिटी बेहतर होती है। अगर ज्यादा पीएच हो जाता है तो इनकी अवेलेबिलिटी घट जाती है। तो ये चार्ट दोस्तों बहुत सारी चीजें बता रहा है एक साथ। इस चार्ट का जरूर अवलोकन करें, जरूर देखें इसको। ठीक है, अब देखिए मॉलिब्डेनम।
अब बात करते हैं मॉलिब्डेनम की। मॉलिब्डेनम का अलग ही केस है। मॉलिब्डेनम जो है कि अलग ही डायरेक्शन चलता है। मॉलिब्डेनम हाई पीएच पे, ठीक है, हाई पीएच में मॉलिब्डेनम जो है कि आपका, यहाँ देखिए यहाँ तक ग्राफ गिरना शुरू हुआ है, यानी जैसे पीएच बढ़ना शुरू हो रहा है इधर से, तब जो है कि मॉलिब्डेनम अवेलेबल होना शुरू हो रहा है। तो हाई पीएच पे मॉलिब्डेनम आपका अवेलेबल होता है, लो पीएच पे मॉलिब्डेनम अवेलेबल नहीं होता है। तो मॉलिब्डेनम भी आपका एक एक्सेप्शनल केस है दोस्तों जनरली। चलिए आज की लास्ट टॉपिक, लास्ट हेडिंग्स की बात करेंगे। सॉइल बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी क्या होता है? तो दोस्तों सॉइल के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो अपने पीएच को या अपने फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज होने से रोकती है। उसी कैपेसिटी को बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। द एबिलिटी टू रेसिस्ट अ चेंज इन पीएच रेफर्स टू बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की एक ऐसी एबिलिटी जो पीएच को चेंज होने से रोकती है, उसी को बफरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। बहुत जबरदस्त गुण होता है दोस्तों सॉइल का ये। अगर ये कैपेसिटी सॉइल के पास नहीं होती तो हम लोग जो है कि सैकड़ों सालों से लगातार अपने फील्ड में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, फर्टिलाइजर सब डालते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सॉइल जो है कि अभी तक उनको झेल रही है। अभी तक जो है कि उनका पीएच डाउन नहीं होता है, ना ही पीएच एकदम से ऊपर हो जाता है, ना ही पीएच एकदम से डाउन होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सॉइल के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिसको बोलते हैं बफरिंग कैपेसिटी। वो पीएच को चेंज होने से रोक देती है, एकदम पीएच को चेंज नहीं होने देती। धीरे 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 पीएच चेंज होगा, काफी लंबा टाइम लगता है, ठीक है। अगर लगातार हम लोग साल्ट का यूज करेंगे सॉइल में, फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, तो एक लंबा टाइम लगता है, तब जाके पीएच जो है कि चेंज होती है। आजादी के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद हमने खाद पानी डालना शुरू किया, खूब भर भर के फर्टिलाइजर डालना शुरू किया, तो अब जाके सॉइल हमारी जो है कि सॉइल के अंदर पीएच चेंज होना शुरू हुआ। उसके पहले जो है कि सॉइल के अंदर कैपेसिटी थी, बफरिंग कैपेसिटी, उसने रोक के रखा था, ठीक है। अब जो है कि पीएच में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है आजादी के इतने सालों के बाद। तो सॉइल के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है बफरिंग कैपेसिटी जो पीएच को चेंज होने से रोक देती है। तो बफरिंग कैपेसिटी इंक्रीज एज द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज। बफरिंग कैपेसिटी जो है कि इंक्रीज होती है जैसे ही कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अगर सॉइल में सीईसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो बफरिंग कैपेसिटी भी सॉइल की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा टेक्सचर वाले और ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर वाले सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी काफी बेहतरीन होती है। हैवी टेक्सचर वाले सॉइल और ग्रेटर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट वाले सॉइल, इनकी बफरिंग कैपेसिटी काफी स्ट्रांग होती है, ठीक है। इसमें जो है कि अगर थोड़ा बहुत एसिड और अल्कलाइन आप यूज भी करते हैं तो पीएच को चेंज होने से पूरी तरीके से रोक देती है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बताएंगे कि हमारा ये प्रयास कैसा रहा आपके लिए, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।